नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान कला और संस्कृति का दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है राजस्थान की लोक कला। ये टॉपिक भी राजस्थान हस्तशिल्प कला का ही एक पार्ट है। लोक कला का मतलब राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में अपने घरों को सजाने, संवारने, उनको सुंदर बनाने, इसी के साथ दैनिक जीवन में काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं का संरक्षण आदि के लिए इन लोक कलाओं की राजस्थान की लोक कला में सबसे पहले लेते हैं हम व्हील। दोस्तों, व्हील देखिए क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के द्वारा अपने घरों को सजाने, उन्हें सुंदर बनाने के लिए, साथ ही दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का सुरक्षित रखने के लिए अपने घर में मिट्टी की एक महलनुमा कलाकृति बनाई जाती है और मिट्टी की ये महलनुमा कलाकृति ही दोस्तों क्या कहलाती है? व्हील कहलाती है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा अपने घर को सजाने और दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर में मिट्टी की एक महलनुमा कलाकृति बनाई जाती है। ये जो महलनुमा कलाकृति ही क्या कहलाती है? व्हील कहलाती है। दोबारा देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा अपने घर को सजाने और दैनिक जीवन में उपयोग या काम आने वाली वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर में मिट्टी की एक महलनुमा कलाकृति बनाई जाती है या वो कलाकृति बनाती है। इस कलाकृति को ही स्थानीय भाषा में व्हील कहते हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली या उपयोग आने वाली वस्तुएं जैसे अनाज है, खाना है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसमें सुरक्षित रखी जाती हैं, वो क्या कहलाती है? व्हील कहलाती है। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरी जो कलाकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, सांझिया। सांझिया दोस्तों मांगलिक होती है, मतलब शुभ होती है। देखिए सांझिया क्या है? त्योहार या उत्सव या पितृपक्ष, जिसको हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं,
जो श्रावण और भाद्र माह में आता है। तो त्योहार, उत्सव और श्राद्ध पक्ष पर घर की कुंवारी कन्याओं के द्वारा साझियां बनाई जाती है। ये कुंवारी कन्याएं श्राद्ध पक्ष में घर की दीवारों पर गोबर से ये साझियां बनाती है। साझियां बनाने के बाद में साझियों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए उन पर हल्दी, कुमकुम, कोडियों का चित्रांकन किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि साझियां कुंवारी कन्याओं का एक रंग बिरंगा त्योहार भी माना जाता है। राजस्थान के उदयपुर में दोस्तों एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है मच्छिंद्र नाथ का मंदिर। और मच्छिंद्र नाथ का मंदिर अपनी साझियों के लिए इतना अधिक लोकप्रिय हो चुका है कि लोग उसको साझियों का मंदिर कहकर ही पुकारते हैं। क्वेश्चन रहता है दोस्तों कि राजस्थान में किस मंदिर को साझियों का मंदिर कहा जाता है, तो उसमें उत्तर आएगा उदयपुर का मच्छिंद्र नाथ का मंदिर। इसी प्रकार राजसमंद जिले में जो नाथद्वारा है वहाँ पर वल्लभ संप्रदाय का एक बहुत बड़ा मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर। उस मंदिर में भी वो भी साझियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और मुख्य रूप से केले की साझियों के लिए वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान या भारत में केले की साझियों के लिए राजस्थान का कौन सा मंदिर लोकप्रिय है, तो दोस्तों वो मंदिर है राजसमंद जिले के नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो दोबारा देखिए, साझियां दोस्तों मांगलिक होती है। त्योहार, उत्सव, पितृपक्ष जिसको हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, त्योहार, उत्सव, पितृपक्ष पर कुंवारी कन्याओं द्वारा घर की दीवारों पर साझियां बनाई जाती हैं। साझियों को सजाने के लिए कुमकुम, जिसे हम रोली भी कहते हैं, कुमकुम, हल्दी, हल्दी और कोडियों का उपयोग किया जाता है। साझियां राजस्थान में कुंवारी कन्याओं का रंग बिरंगा त्योहार माना जाता है। उदयपुर का मच्छिंद्र नाथ का मंदिर अपने साझियों के लिए इतना अधिक लोकप्रिय हो गया है कि उसका नाम भी साझियों का मंदिर हो गया है। देखिए दोस्तों, साझियां मांगलिक होती हैं, शुभ होती हैं।
साझा मुख्य रूप से त्योहार, उत्सव, पितृपक्ष जिसको हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं के ऊपर के उपलक्ष्य में कुंवारी कन्याओं द्वारा घर की दीवारों पर ये साझा बनाई जाती है। साझे को सजाने के लिए कुमकुम, हल्दी और कोडी का उपयोग किया जाता है। साझा राजस्थान में कुंवारी कन्याओं का एक रंग बिरंगा त्योहार भी माना जाता है। उदयपुर का मच्छिंद्रनाथ का मंदिर अपनी साझियों के लिए इतना अधिक लोकप्रिय हो गया है कि उस मंदिर का नाम ही साझियों का मंदिर हो गया है। कुछ रहता है कि राजस्थान में साझियों के मंदिर के रूप में कौन सा मंदिर जाना जाता है या प्रसिद्ध है, तो मंदिर है उदयपुर का मच्छिंद्रनाथ का मंदिर। राजसमंद के नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर अपनी केले की साझियों के लिए समस्त भारत में लोकप्रिय है। यह भी क्वेश्चन बन रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि राजस्थान में केले की साझियों के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, तो मंदिर का नाम है सरदार जी का मंदिर है और ये मंदिर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है और सरदार जी भगवान कृष्ण के ही रूप है और ये मंदिर है राजस्थान के नाथद्वारा में जो अपने केले की साझियों के लिए राजस्थान नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। साझिया कोट, साझिया का अगली कंसेप्ट देखिए। तो दोस्तों साझिया जब शुरू में बनाने शुरू होती है तो बिल्कुल अविकसित रूप में होती है। जैसे जैसे उत्तरोत्तर समय आगे बढ़ता जाता है तो वो विकसित होती जाती है और अंतिम दिन उनका जब पूरा विकसित रूप हो जाता है उसको कहते हैं साझा। अर्थात साझियों के विकसित रूप को या साझियाँ जब पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती है उसको कहते हैं साझा। क्वेश्चन याद बन रहा है तो साझियों के विकसित रूप को हम क्या कहते हैं, साझा कोट या साझा कोट क्या है, साझियों का कोट या विकसित रूप। लोक कला में हमने सबसे पहले जो कंसेप्ट ली वो थी व्हील के बाद में दूसरी कंसेप्ट थी साझिया और अब तीसरी कंसेप्ट देखिए भराड़ी। देखिए दोस्तों ध्यान से, भराड़ी भीलों की लोक देवी है। जब भीलों में विवाह होता है तब जवाई पक्ष यानी जवाई की तरफ से या जवाई द्वारा घर की दीवारों पर लोक देवी भराड़ी का चित्र बनाया जाता है और उस चित्र को विभिन्न रंगों के चावलों से सजाया जाता है, यही भराड़ी है। तो देखिए भराड़ी भीलों की लोक देवी है। विवाह के अवसर पर जवाई विवाह के अवसर पर जवाई द्वारा दीवार पर
चित्र बनाया जाता है। और इस चित्र को विभिन्न रंगों की चावल के घोल से सजाया जाता है। इस कला का सर्वाधिक प्रचलन राजसमंद के कोमलगढ़ के आसपास के क्षेत्र में है। और यहाँ मुख्य रूप से भील जनजाति के लोग दोनों पक्षों में वर और वधु के घर भराड़ी लोक देवी का चित्र बनाया जाता है और उसे विभिन्न रंग के चावलों के घोल से उसको सजाया जाता है। दोबारा देखिए, भराड़ी भीलों की लोक देवी है। विवाह के अवसर पर जवाई द्वारा दीवार पर भराड़ी देवी का चित्र बनाया जाता है और इस चित्र को विभिन्न रंग के चावल के घोल से उसको सजाया जाता है। इस कला का सर्वाधिक प्रचलन राजसमंद जिले के कोमलगढ़ क्षेत्र के आसपास है और इस क्षेत्र में वर और वधु दोनों के घरों में इस भराड़ी लोक देवी का चित्र बनाया जाता है। वीर साथियों, भराड़ी के बाद में चौथी जो लोक कला हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं थापे। थापे देखिए दोस्तों क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के द्वारा त्योहार और उत्सव के अवसर पर परंपरागत रंगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं और वो चित्र ही थापे कहलाते हैं। जैसे शीतला देवी के थापे, गणेश जी के थापे, कावड़िया वीर श्रवण कुमार के थापे, नाग पंचमी के थापे, गोगा जी के थापे, दुर्गा माता के थापे। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर परंपरागत रंग के द्वारा विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं और ये चित्र क्या कहलाते हैं? थाप। ये ऐसे भी हो सकते हैं जैसे हाथ के भी बनाए जाते हैं, इस तरह के थाप भी बनते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर परंपरागत रंगों के विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं और ये विभिन्न प्रकार का चित्रांकन क्या कहलाता है? थापे। जैसे उदाहरण शीतला माता के थापे। शीतला माता राजस्थान की सबसे लोकप्रिय देवी है
जिसको चेचक की देवी के नाम से भी जाना जाता है, शीतला माता के थापे, लोक देवता गुगा जी के थापे, कावड़िया वीर, श्रवण कुमार के थापे, नाग पंचमी के थापे, दुर्गा माता के थापे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के द्वारा त्योहारों और उत्सवों पर विभिन्न प्रकार के रंगों के द्वारा चित्रांकन किया जाता है दीवार पर, वो चित्रांकन ही थापे कहलाते हैं। थापों में प्रमुख रूप से शीतला माता के थापे हैं जो एक लोक देवी है, गोगा जी जो लोक देवता है उसके थापे बहुत प्रसिद्ध है, कावड़िया वीर श्रवण कुमार के थापे, नाग पंचमी के थापे जिसमें नागों के चित्र बनाए जाते हैं, दुर्गा माता के थापे जिसमें दुर्गा माता के थापे बनाए जाते हैं, और इसी प्रकार से विवाह के अवसर पर दीवारों पर जैसे हमारे हाथ के थापे बनाए जाते हैं, इस प्रकार से थापे भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कला का एक बहुत बड़ा रूप है। तो हमने लोक कला में चार बड़ी कंसेप्ट पढ़ ली है, वीर, साजिया, भराड़ी और चौथी है थापे। पांचवा देखिए, मेहंदी। दोस्तों मेहंदी के बारे में आप सब लोग जानते हो, नारी सौंदर्य का बहुत बड़ा प्रतीक है और ये सुहाग का प्रतीक माना जाता है, अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मेहंदी लगाना रचना सभी मुख्य रूप से महिलाओं में बहुत ही लोकप्रिय है। विवाह के अवसर पर, त्योहारों के अवसर पर, उत्सवों के अवसर पर और किसी भी प्रकार के मांगलिक अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, रचाई जाती है, जो मैंने भी बताया मुख्य रूप से नारी सौंदर्य का एक प्रकार है और स्वागी महिलाओं का प्रतीक है, उनके सौभाग्य का, अखंड सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। मेहंदी में जो मुख्य जो कंसेप्ट है आपके वो है, प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में कहाँ की मेहंदी सर्वाधिक लोकप्रिय है। दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया कि राजस्थान में कहाँ की मेहंदी सर्वाधिक लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है, तो उसका उत्तर आएगा पाली जिले के सोजत कस्बे की मेहंदी। तो राजस्थान में पाली जिले के सोजत कस्बे की मेहंदी बहुत ही लोकप्रिय है। अगला देखिए छठा, मानना। दोस्तों राजस्थान में जो लोक कला है उनमें मानना बहुत ही लोकप्रिय लोक कला के रूप में जानी जाती है। देखिए इसके बारे में बताऊं, मानना मांगलिक होते हैं, बहुत ही शुभ माने जाते हैं और शुभ अवसरों पर ही इस लोक कला का बहुत प्रचलन है। मानना को लोक चित्रकला भी कहा जाता है। इसी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की किस लोक कला को
लोक चित्रकला के रूप में जाना जाता है या किस लोक कला को लोक चित्रकला कहा जाता है? तो उसमें आपका आंसर आएगा मानना। मानना मांगलिक शुभ होते हैं। घर, दरवाजे, आंगन, शरीर के अंग, वस्त्र, अस्त्र शस्त्र आदि सभी को सजाने के लिए जो रेखात्मक अलंकरण किया जाता है, रेखात्मक अलंकरण, वही मानना कहलाता है। मानना मुख्य रूप से घर के आंगन में और घर के दरवाजों पर माने जाते हैं या उकेरे जाते हैं। मानने में कृत्रिम रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इनमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें खड़िया, गेरू, हिल मिर्च, पेवड़ी, काजल आदि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इस लोक कला को राजस्थान में मानना कहते हैं। तो इसी मानना लोक कला को महाराष्ट्र में रंगोली के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में इसको अल्पना कला के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे चौक पूर्णा कहा जाता है। मानवों में 3 मानव बहुत ही लोकप्रिय है, जिसे पगलिया, साथियों को हम स्वास्थ्य चिन्ह के रूप में भी जानते हैं, चौकड़ी, ये बहुत ही लोकप्रिय मानने हैं। और इन तीनों में भी सबसे छोटा जो मानना होता है वो होता है साथी, जिसको हम स्वास्थ्य चिन्ह के रूप में मानते हैं, जो गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। और दूसरा जो सबसे लोकप्रिय मानना है वो है पगला, पद से। और पगला दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा कि पगला हम घर के दरवाजे से अंदर की ओर उनको ले जाते हैं, और पगला जो मानने होते हैं वो लक्ष्मी जी का प्रतीक माने जाते हैं। अब देखिए, मानने मांगलिक और शुभ होते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर इनका प्रयोग किया। मानना कला को लोक चित्रकला भी कहा जाता है। घर, आंगन, द्वार, शरीर के अंग, वस्त्र, अस्त्र शस्त्र आदि वस्तुओं को संवारने और सजाने के लिए जो रेखात्मक अलंकरण किया जाता है, उसे ही हम मानना कहते हैं। मानने मुख्य रूप से घर के आंगन, और घर के दरवाजे पर उकेरे जाते हैं या बनाए जाते हैं। मानव में
प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 खड़िया, नंबर 2 गेरू, नंबर 3 हिरमिच, नंबर 4 पेयूरी और नंबर 5 कालूस, जिसे हम काजल भी कहते हैं। तो बाणों में निम्न प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। खड़िया, गेरू, हिरमिच, पेयूरी, कालूस, जिसे काजल। दोबारा देखिए दोस्तों, मानना लोक कला में मैं यह कहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। ये मांगलिक और शुभ होते हैं। त्योहारों, उत्सवों, विवाह के अवसर पर, जन्मोत्सव पर आदि पर ये बनाए जाते हैं। मानवों को लोक चित्रकला भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि किस लोक कला को लोक चित्रकला के रूप में जाना जाता है। मानना, अगला देखिए पॉइंट, घर के आंगन, द्वार, शरीर के अंग, वस्त्र, कपड़े, अस्त्र शस्त्र, विभिन्न प्रकार के हथियार आदि वस्तुओं को संवारने, उनको सजाने के लिए जो रेखात्मक अलंकरण किया जाता है उसे ही मानना कहा जाता है। इन सब में ध्यान दें तो मानने मुख्य रूप से घर के आंगन और घर के दरवाजे पर बनाए जाते हैं या मुख्य आंगन और द्वार। मानवों में कृत्रिम रंगों का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। मानवों में मुख्यतः प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे खड़िया, गेरू, हिरमिच, पेयूरी, कालूस, जिसे हम काजल भी कहते हैं। राजस्थान में इस कला को मारना कहते हैं। राजस्थान में इस कला को मारना कहते हैं। तो महाराष्ट्र में रंगोली, बंगाल में अल्पना कला, यूपी में चौक पूर्ण है। मानने दोस्तों बहुत से होते हैं, लेकिन प्रमुख मानने जैसे पगना, छोटे छोटे। दूसरा जो मानने का प्रकार है बहुत ही वो है साथी। इसे हम स्वास्तिक चिन्ह भी कहते हैं, जैसे आप देखा होगा तीसरा बहुत ही प्रसिद्ध चौकड़ी। ये प्रमुख मानने हैं। अगला पैर, छोटे छोटे पैर, साथी जिसे स्वास्तिक चिन्ह भी कहते हैं और इस तरह का होता है। फिर अगला है चौकड़ी। सबसे छोटा जो मारना होता है, सबसे छोटा
स्वास्तिक चिन्ह होता है। ये सबसे छोटा मानना स्वास्तिक चिन्ह होता है, और स्वास्तिक चिन्ह गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक चिन्ह जो गणेश जी का प्रतीक माना जाता है, उसके बाद में जो प्रमुख मानना है वो है बगला। और बगला दोस्तों देखिए, लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम घर के बाहर से छोटे छोटे पगलों के रूप में मारने अपने घर की ओर बढ़ाते हैं, और ये जो पगला जो मारने हैं ये किसका प्रतीक है? लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। तो राजस्थान में हम जिस कला को मारना कहते हैं, राजस्थान में इस कला को मारना कहते हैं, तो महाराष्ट्र में इसको रंगोली कहते हैं, बंगाल में इसको अल्पना कला कहते हैं, यूपी में इसे चौक तोड़ना कहते हैं, और राजस्थान में जो मारते हैं उनमें बहुत सारे लेकिन प्रमुख है पगला, पदचिन्ह, साथ ही स्वास्तिक चिन्ह होते हैं, ये प्रतीक है। तीसरा चौकड़ी होता है, और सबसे छोटा जो मारना होता है वो स्वास्तिक चिन्ह माना जाता है, जो गणेश जी महाराज का प्रतीक होता है। स्वास्तिक चिन्ह के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण मानना है वो पगला है, और पगला किसका प्रतीक माना जाता है दोस्तों? ये लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। अगली लोक कला देखिए, गोदना। दोस्तों गोदना जो लोक कला है उसके बारे में लगभग आप सभी जानते हैं। देखिए सबसे पहले गोदना लोक कला का प्रचलन भगवान श्री कृष्ण ने किया था। गोदना लोक कला का प्रचलन किसने किया था दोस्तों? भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के शरीर पर स्मृति चिन्ह बनाकर इस प्रथा की शुरुआत। दोस्तों गोदना जो लोक कला है ये महिला और पुरुष दोनों में बराबर इसका प्रचलन है, दोनों में ही ये बहुत लोकप्रिय है। जैसे महिलाएं अपने देह शरीर के किसी भी से, खासकर हाथों पर, महिलाएं अपने देह पर अपनी इस देवी या देवता, अपने प्रेमी, अपने पति और पशु पक्षियों का अंकन करवाते हैं। पुरुष दोस्तों अपने शरीर पर इसी प्रकार से अपने इष्ट देव, प्रेमिका
पक्षियों का अंकन करवाते हैं। दोबारा देखिए, गोदना लोक कला पुरुषों और महिलाओं में दोनों में ही समान रूप से बहुत लोकप्रिय है। गोदना लोक कला का प्रचलन सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने किया था और भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के शरीर पर स्मृति चिन्ह बनाकर इस लोक कला की शुरुआत की थी। महिला और पुरुष दोनों ही अपने देह, अपने शरीर पर या तो अपने इष्ट देवी या देवता या अपने प्रेमी, अपने पति और पशु पक्षियों का अंकन करवाते हैं। उसी प्रकार से पुरुष भी अपने इष्ट देव, अपने प्रेमिका, अपनी पत्नी और पशु पक्षियों का अंकन करवाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि गोदना जो कला है वो मुख्य रूप से किस जाति के लोगों में सर्वाधिक लोकप्रिय है? गोदना कला मुख्य रूप से भील, मीणा, बंजारा और कालबेलिया आदि जनजातियों और जातियों में लोकप्रिय है। भील, मीणा, बंजारा और कालबेलिया आदि जातियों या जनजातियों में बहुत ही लोकप्रिय है। उसमें एक बार क्वेश्चन आया था, RSP में वो क्वेश्चन था कि मोरडी गोदना किस जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है? मोरडी जानते हो, मोर होता है और वो फीमेल होती है मोरडी, जिसको मोरनी भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन था कि मोरडी गोदना राजस्थान की किस जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, भील, ग्रासिया, सहरिया और चौथा ऑप्शन है मीना। 20 सेकंड का आपके पास समय है। देखिए, मोरडी गोदना लोक कला का प्रचलन राजस्थान की किस जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है? और ये क्वेश्चन आ चुका है। पहला ऑप्शन आपके पास है भील जनजाति में, दूसरा ऑप्शन है ग्रासिया जनजाति में, तीसरा ऑप्शन है सहरिया जनजाति में और चौथा ऑप्शन है मीणा जनजाति में। बताइए कौन सा उत्तर है? और जहां तक मुझे पता है कि आप लोगों ने सही उत्तर दिया है और इसका सही उत्तर है मीणा जनजाति। अब एक क्वेश्चन और है यहां पर, गोदना कला के प्रमुख कलाकार किस जाति या जनजाति के होते हैं? कहने का सोचिए ना, जैसे मान लो हाथ में कोई गोदने का काम करवा रहा हूं, इसका नाम लिखवा रहा हूं, तो मुख्य रूप से ऐसी कौन सी जाति या जनजाति है जो इस गोदना कला में पारंगत है, वो तो प्रसिद्ध है। तो गोदना कला के प्रमुख कलाकार किस जाति या जनजाति के होते हैं? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं यहां पर, बंजारा, कालबेलिया
नट भी। दोबारा सुनिए, गोधरा कला के प्रमुख कलाकार किस जाति के हैं या जनजाति के हैं, अर्थात कौन सी ऐसी जाति या जनजाति है जो गोधरा कला में निपुण है, पारंगत है। पहली बंजारा, दूसरी कांकेरिया, तीसरी है नट और चौथा है भील। बताइए। और यहां भी मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इसमें है नट जाति। नट जाति के लोग गोधरा कला के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। ये इस कला में बहुत ही निपुण और पारंगत है। अगली लोक कला है दोस्तों पथवारी। पथवारी के बारे में आपको एक बार बता दूं कि पथवारी पथ रक्षक देवी को माने जाते हैं। गांव के बाहर मुख्य रास्ते पर इनका कोई देवराय मंदिर होता है और अपने गांव से दूसरे शहर में या विदेश जाने वाले लोग मुख्य रूप से पथवारी की पूजा करते हैं। पथवारी का जो स्थान होता है उस पर काला गोरा भैरव जी और कांवड़िया वीर श्रवण कुमार के चित्र बनाए जाते हैं। विदेश जाने वाले लोग तो इसकी पूजा करते ही हैं, साथ ही ऐसे लोग भी जो मृतक के फूल गंगा जी या हरिद्वार ले जाने में असमर्थ होते हैं, जो हिंदू लोग, वो मृतक के फूल, उसके अस्थियां इसी पथवारी पर चढ़ा करके उनको फूल को चढ़ा देते हैं। तो दोबारा देखिए, पथवारी पथ रक्षक, पथ रक्षक स्थल, एक मिनट, पथवारी पथ की देवी होती है। इसका मंदिर या चबूतरा गांव के बाहर मुख्य रास्ते में होता है। पथवारी के देवालय पर काला गोरा भैरव जी और श्रवण कुमार के चित्र बने होते हैं। विदेश जाने वाले पथवारी की पूजा करते हैं। असमर्थ लोग आर्थिक रूप से असमर्थ लोग अपने मृतक के फूल पथवारी पर ही चढ़ा देते हैं। देखिए, पथ रक्षक
स्थान के रूप में जिस देव की पूजा होती है वो पथवारी होती है, अर्थात पथ की देवी को ही पथवारी कहते हैं। इसके मंदिर या चबूतरा गांव के बाहर मुख्य रास्ते पर बना होता है। पथवारी की दीवारें पर काला गोरा भैरव जी, कांवड़िया वीर, श्रवण कुमार के चित्र बने होते हैं। विदेश जाने वाले लोग पथवारी की पूजा करते हैं और आर्थिक दृष्टि से असमर्थ लोग अपने मृतक की अस्थियां या फूल पथवारी पर ही चढ़ा देते हैं। अगले रूप में देखिए, मौन। शब्द से आपको लगा होगा कि शायद आप नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन आप सब लोग इसको जानते हैं। मौन मतलब मिट्टी का बड़ा, जैसे ये तो हो गया कलश, ये हो गया मटका, और मौन क्या होता है देखिए दोस्तों, इधर देखिए, ये मौन, अर्थात ये कलश हो गया, ये मटका जिसका देवी जी को करते हैं पानी भरा हुआ ठंडा रखने के लिए पानी को, ये मौन, ये इसी मटके का है। तो मौन का मतलब होता है मिट्टी का बड़ा मटका। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि मौन जो मिट्टी का बड़ा मटका है, राजस्थान में ये मौन कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ की लोकप्रिय है, या इस प्रकार के मौन कहाँ मनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये मेड़ता है और मेड़ता नागौर में, अर्थात मौन मेड़ता ही प्रसिद्ध है। यदि क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में मौन जो मिट्टी का बड़ा मटका होता है कहाँ की लोकप्रिय है, तो यह है मेड़ता नागौर की। अगली लोक कला है बटेवड़ा, इसको थापरा भी बोलते हैं। बटेवड़ा सब लोग जानते हैं। आप देखिए, हम गाय भैंस आदि के गोबर से जलाने के लिए जो बनाते हैं, हम उसे छाने, उपले, थेपड़ी आदि नामों से, जैसे शेखावटी में इनको लगभग थेपड़ी भी कहते हैं, उपले, लेकिन बुल्हार क्षेत्र में इनको छानों के नाम से जाना जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं वर्षा ऋतु में ईंधन के स्थान पर, लकड़ी के ईंधन के स्थान पर इन छानों का प्रयोग करने के लिए इन छानों का संग्रह कर लेती हैं और फिर इन छानों को सुखा करके इनका एक चौकोर डिजाइन में का ढेर तैयार करती है। बहुत ही अच्छा डिजाइन होता है चौकोर इस तरह का, और फिर एक चौकोर डिजाइन बनाकर इन छानों के बड़ा ग्रुप, और उसके ऊपर गोबर की, पतले गोबर की एक चादर चढ़ा दी जाती है, बिल्कुल बहुत ही साफ है। और उसके बाद में ये बटेवड़ा का रूप ले लेता है। वर्षा ऋतु में जब बरसात आती है तो ये जो गोबर की चादर चढ़ी हुई है चारों को, इससे पानी इसके अंदर नहीं जाता है और ये जो छाने हैं ये बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। और वर्षा ऋतु में फिर इसको एक हिस्से से खोल करके धीरे धीरे निकाल करके ईंधन के रूप में इनका काम लेते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि ये जो बटेवड़ा है ये किस क्षेत्र में लोकप्रिय है। तो
किस्म का डोरा भाग, ये पूरा क्षेत्र मिलकर के पहाड़ के नाम से जाना जाता है। तो बटेवड़ा जो छाव से बनाया जाता है, ये पहाड़ क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय है। अगला जो लोक कलाकार रूप है वो है घोड़ा बाउंसी। घोड़ा बाउंसी या बाउंसी, घोड़ा बाउंसी देखिए ना दोस्तों, ये मिट्टी का बना एक घोड़ा होता है, और मिट्टी का ये घोड़ा आदिवासी भीलों में बहुत लोकप्रिय है। तो घोड़ा बाउंसी मिट्टी का बना हुआ एक घोड़ा होता है, जो धार्मिक दृष्टि से आदिवासी भीलों में ये बहुत लोकप्रिय है, बहुत प्रसिद्ध है। जट कतराई, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप ऑप्शन से पहचानना कि ये लोक कला किससे संबंधित है। बकरी, भेड़, ऊंट, चौथा है सभी। जट कतराई का संबंध किस जानवर से है? तो यहां आपका उत्तर आएगा ऊंट से। और जट कतराई क्या होती है देखिए ध्यान से, ऊंट के शरीर पर जो बाल होते हैं, कैंची से या किसी और मशीन से ऊंट का जो मालिक होता है उन ऊंट के बालों को, उसके शरीर के बालों को विभिन्न डिजाइनों में उनकी कतरन करता है, और जब वो कतरन करके डिजाइन बना देता है तो उनके शरीर पर उन बालों से अलग अलग प्रकार की डिजाइन बन जाती है, गले पर अलग बन जाते हैं, शरीर पीठ पर अलग बन जाती है, फिर वो विभिन्न रंगों से रंग दिया जाता है। तो वो जो उनके शरीर पर जो बाल है और उनको कैंची या किसी मशीन के द्वारा अलग अलग डिजाइन में कतर दिया जाता है, बना दी जाती है, उसी कला को जट कतराई कहते हैं। तो जट कतराई का मतलब दोस्तों किससे संबंध है? ऊंट से। नमस्कार दोस्तों, आज इस टॉपिक में मैं इतना ही आपको बताऊंगा। कल ये टॉपिक लेकर आपके सामने पुनः हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।